और रिजल्ट देखने के बाद मुझे जहाँ तक ये लगता है कि काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, है ना। परफॉर्मेंस बढ़िया है। जो लोग थोड़ा सा कम मार्क्स ला रहे हैं तो भी थोड़ा सा अपना ध्यान देंगे, है ना। कोई प्रॉब्लम है तो अलग टाइमिंग में भी आप लोगों को बोले हैं कि ऑडियो वीडियो जो भी कॉल करना है आप लोग कॉल करके और हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी अगर होती है तो, है ना। तो चलिए रिजल्ट देखने के बाद तो आज का हमारा जो टॉपर है वो है कृतिका कुमारी और एक दीपक कुमार, जिनका कि सेम सेम नंबर यानी कि 90 नंबर आया है। देखिए बहुत ही हमको भी थोड़ा अपने आप में खुशी होती है कि भाई इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, अगर 90 प्लस नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा गर्व होता है। और वहीं पे अगर मान लीजिए किसी बच्चा को 30 नंबर आ रहा है, 35 नंबर आ रहा है तो थोड़ा सा दुख जरूर होता है, लेकिन कुछ नहीं, पहले से परफॉर्मेंस आप लोग का बेहतर हो रहा है, ये दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। तो चलिए आज हम कृतिका कुमारी उनका जो डिटेल्स है देखते हैं और अपना सोल्यूशन क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि ये आप लोग का इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा, चूंकि ट्रांसफार्मर से आप लोग बोले थे कि सर एक दो बार रिवीजन भी करा दीजिएगा चैप्टर वाइज, तो इसलिए हम चैप्टर वाइज ये टेस्ट ले लिए हैं, है ना। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है कि अगर 1600 वाट में फुल लोड पर कॉपर लॉस के हाफ लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा। कोई भी हमारा ट्रांसफार्मर है अगर फुल लोड पे है तो उसका कॉपर लॉस हमारा जो है 1600 वाट है ना। तो हाफ लोड पर उसका कॉपर लॉस क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने फार्मूला भी बताया था कि हाफ लोड पे अगर कॉपर लॉस पूछेगा, हाफ लोड पे हमारा जो कॉपर लॉस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ के स्क्वायर यानी 1/2 के स्क्वायर इंटू इंटू फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। हाफ लोड पे जब कॉपर लॉस पूछेगा तो क्या होगा, हाफ के स्क्वायर इनटू फुल लोड कॉपर लॉस, यानी कि 1/2 के स्क्वायर इनटू क्या करेंगे, फुल लोड कॉपर लॉस। क्योंकि फुल लोड कॉपर लॉस का मान हमारा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1/2 गुणे 1600 वाट, ठीक है। तो 1/2 के स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4, है ना। तो 1/4 इंटू 1600, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 400 वाट, है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं कि एमसी प्रकार के यंत्र किस सप्लाई पर कार्य करता है। देखिए यही एक चैप्टर है जिससे अभी तक आप लोगों का हम टेस्ट नहीं लिए हैं, लेकिन आज के बाद जो भी हम लोग का टेस्ट होगा वो इसी चैप्टर से होगा पहले, है ना। एकदम बिल्कुल कंप्लीट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम लोग लास्ट के 2 चैप्टर यानी कि ट्रांसफार्मर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से मतलब ट्रांसफार्मर को अभी हम लोग अच्छी तरह से किए, उसी तरह से हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भी करना है। तो ये चैप्टर वाइज ही टेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिर से जैसे पहले चल रहे थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए एमसी प्रकार के यंत्र यानी मूविंग क्वाइल यंत्र हमारा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी पर कार्य करता है। आप लोगों को मैंने बताया था, है ना। एमसी प्रकार का यंत्र हमारा सिर्फ और सिर्फ डीसी पर कार्य करता है, लेकिन एमआई प्रकार यानी मूविंग आयरन यंत्र जो है वो हमारा एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है कि अधिकतम दक्षता के दौरान, है ना, अधिकतम इफिशियंसी के दौरान ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस 100 वाट है तो इसका आयरन लॉस क्या होगा। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, तो जब हमारा आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है ना, आयरन लॉस और कॉपर लॉस हमारा जब इक्वल होगा यानी बराबर होगा तब हमारा क्या होगा, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी।
तो देखिए हमारा कॉपर लॉस दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, 1000 वाट। तो हमारा आयरन लॉस भी क्या होगा, 1000 वाट, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम है ना। तो मैक्सिमम इफिशियंसी के दौरान हमारा ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो होता है वो बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है वो दो प्रकार के होता है ना, दो टाइप्स के होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसमें आप लोगों को मैंने बताया था, एक करंट ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ना। नेक्स्ट हमारा है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको स्किप करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए, है ना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, मेगर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक 10 केवीए का ट्रांसफार्मर खुले परिपथ टेस्ट में 400 वाट और शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ टेस्ट में 900 वाट का पावर ले रहा है, तो 50% के लोड पर हमारा कॉपर लॉस क्या होगा। देखिए आप लोगों को मैंने बोला है कि ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस को मेजर करते हैं। तो हमारा आयरन लॉस जो होता है एकदम फिक्स लॉस होता है, चाहे ट्रांसफार्मर पे कोई भी लॉस हो, कितना भी लोड हो, कोई भी लोड हो, है ना। हमारा जो आयरन लॉस होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, नो चेंज। लेकिन हमारा कॉपर लॉस जो है वो वैरी करता है लोड के अनुसार, है ना। लोड के अनुसार हमारा जो है वो वैरी करता है कॉपर लॉस। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉस को ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है 900 वाट। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 50% लोड हो जाए ट्रांसफार्मर पे तो हमारा कॉपर लॉस क्या होगा, है ना। तो बस उसी तरह से हाफ लोड पे तो 1/2 है ना के स्क्वायर इंटू ये जो हमारा कॉपर लॉस है उसको लिखेंगे, ठीक है, यानी 900 वाट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग उसी तरह से, तो हमारा क्या आएगा 225 वाट, है ना। ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर बीच बीच में कुछ बोलेंगे कि कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो आप लोग जरूर बोलेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि इसका हमारा बहुत सारा एडवांटेज है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका एडवांटेज ये है, यानी लाभ ये है ऑटो ट्रांसफार्मर का, इसमें कॉपर की बचत होती है और सिर्फ इसमें एक ही वाइंडिंग होता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही पे होता है। उसमें हम लोग टेपिंग करके रखते हैं, टेपिंग इसलिए करते हैं कि इससे हम लोग वेरिएबल वोल्टेज ले सकते हैं, है ना। वोल्टेज के मान को वैरी कर सकते हैं टेपिंग करके। टेपिंग रहता है इसमें, उस टेपिंग को वैरी करेंगे तो आउटपुट में हमारा वोल्टेज भी वैरी होता है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल हमारा जो है वो क्या है कि क्या मापने के लिए मेगर को बनाया जाता है ना। अभी अभी तो तुरंत हुआ ही। तो देखिए मेगर हमारा जो होता है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है ना। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है हमारा मेगर, है ना। तो ये बहुत उच्च रेजिस्टेंस, बहुत उच्च प्रतिरोध को मेजर करने के लिए हम लोग जो है मेगर का इस्तेमाल करते हैं, यानी मेगा हर्ट्ज रेंज में, मेगा हर्ट्ज रेंज में जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं। मेगर का सबसे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर हमारा जो है सेकेंडरी को अलग नहीं करता है। जैसे कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही में होता है ना, एक ही वाइंडिंग उसमें होता है, ठीक है। तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी उसमें अलग अलग नहीं होता है, एक ही में रहता है। तो ये हमारा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, जो कि बिल्कुल एक अलग ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी पूछता है ऑटो ट्रांसफार्मर से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा है कि किसी
करंट ट्रांसफार्मर के एकल चक्र प्राथमिक में चक्र की जो अनुपात है ना, वो हमारा है क्या 10:1 का अनुपात है। तो निम्न में से कौन एक प्राथमिक धारा है यदि द्वितीयक में नापी गई धारा यानी सेकेंडरी में मेजर की गई जो हमारा धारा है वो 2 एम्पियर है। इसके लिए आप लोगों को मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बताया था, है ना। तो यहाँ से अगर आप लोगों को सूत्र जानकारी होगा तो उस सूत्र के माध्यम से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली रूप से यहाँ से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ हमारा 10:1 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 10 से, और यहाँ सेकेंडरी में जो हमारा वोल्टेज करेंट है ना, ये 2 एम्पियर, तो इससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फिर जो है ये निकल जाएगा, है ना, करेंट। तो इस पे आप लोगों से मैंने चर्चा भी किया था, तो ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर के नो लोड लॉस के 2 घटक होते हैं, है ना। नो लोड लॉस में हम लोग क्या मेजर करते हैं आयरन लॉस। तो इसका जो होता है 2 टाइप्स होता है, यूँ समझ लीजिए कि उसका 2 टाइप्स। पहला हमारा जो होता है भंवर धारा और दूसरा जो होता है हिस्टैरिसीस लॉस, है ना। तो भंवर धारा यानी ईडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, ये किसका पार्ट्स है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर के किस भाग में होता है हिस्टैरिसीस लॉस, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर के किस भाग में हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आयरन लॉस, तो ये जाहिर सी बात है कि आयरन लॉस हमारा होता है जो कोर में होता है। आयरन लॉस कहाँ होता है कोर में। तो चूंकि ये आयरन लॉस का ही 2 हमारा पार्ट्स है, पहला जो है भंवर धारा क्षति यानी ईडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस, इसलिए जो है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस भी कहाँ उत्पन्न होगा, ये भी हमारा कोर में ही उत्पन्न होगा। अगला हमारा जो सवाल है कि किसी ट्रांसफार्मर के अति उष्मा का कारण क्या हो सकता है, यानी कोई भी हमारा ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादा उसमें जो हीट होगा ट्रांसफार्मर में, इसका क्या रीजन हो सकता है ना। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारा इसमें रीजन है, लेकिन सबसे इसका जो मेजर पॉइंट होगा बहुत अधिक अगर लोड हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा अगर लोड हो जाता है तो भी हमारा ट्रांसफार्मर जो है हीट हो जाता है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पैरेलल में एक ट्रांसफार्मर को और लगाते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। किसी ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन की ये प्रतिशतता ज्ञात करने का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन का इन ट्रांसफार्मर, है ना। ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वोल्टेज रेगुलेशन को VR से सूचित करते हैं, है ना। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है कि नो लोड वोल्टेज माइनस है ये बीच में, है ना, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा में नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज कहने का अर्थ क्या है कि जब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो लोड से कनेक्ट नहीं है उस समय हम मेजर करेंगे उसका वोल्टेज, ठीक है। दूसरा है फुल लोड वोल्टेज, जब हमारा ट्रांसफार्मर लोड से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो नो लोड से फुल लोड को घटाएंगे, बटा में क्या करेंगे कि नो लोड वोल्टेज को मेजर करेंगे इनटू 100, क्योंकि ये प्रतिशत में होता है ना वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये फार्मूला होता है जिसको कि आप लोग को याद रखना है बढ़िया से, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर की ऑल डे इफिशियंसी को ज्ञात करने के लिए, परिकलित करने के लिए यानी ज्ञात करने के दौरान, है ना, खपत आउटपुट पावर की इकाई क्या होती है। ऑल डे एफिशिएंसी यानी पूरे दिन की जो दक्षता होती है ना, पूरे दिन की जो दक्षता को जो हम लोग ज्ञात करते हैं, है ना, तो उसको परिकलित करने के दौरान हमारा आउटपुट में जो पावर मिलता है, ऑल डे एफिशिएंसी यानी कि पूरे दिन की दक्षता को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उस समय हमारा जो पावर खपत होता है उसको जो हम लोग आउटपुट में मेजर करते हैं तो उसकी इकाई क्या होती है ना। तो ये हमारा होता है kWh यानी किलोवाट घंटा, ठीक है। ऑल डे एफिशिएंसी की यूनिट क्या होती है, एक सरल लैंग्वेज में समझ लेना है कि ऑल डे एफिशिएंसी की या ऑल डे दक्षता की यूनिट क्या होती है, तो ये हमारा होता है kWh, है ना, किलोवाट घंटा।
कभी कभी आप लोगों पे थोड़ा सा हमको तरस भी आता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी काफ़ी कम लोग जुड़ते हैं। पता नहीं थोड़ा सा ऐसा इधर कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इतना कुछ मेहनत करने के बावजूद, यहाँ तक कि हमारे डायरेक्टर सर भी पर डे मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और दो सर भी यहाँ पे कंटिन्यू आप लोग के लिए लगे रहते हैं कॉल मैसेज के माध्यम से, फिर भी देख रहे हैं कि काफ़ी कम लोग जुड़ते हैं, है ना। तो कभी कभी हमको भी बहुत ये लगता है कि ऐसा आप लोग पता नहीं क्यों करते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। अगला सवाल है कि किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम मान तक होता है जब, तो जाहिर सी बात है आप लोग तो ये जान चुके हैं, जानते भी हैं कि जब हमारा आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल होगा, उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है। तो देखिए ये टैंक में जो नमी युक्त जो हवा होता है, ये वातावरण जो देख रहे हैं ना, हमारे जो वातावरण में जो मॉइस्चर है, नमी जो है, उसको अंदर जाने से रोकता है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक सिलिका जेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ब्रीदर के अंदर में एक सिलिका जेल डालते हैं, जो कि हम लोग अच्छी तरह से पढ़े थे थ्योरी क्लास में। तो उस सिलिका जेल इसमें डालते हैं, जो कि सिलिका जेल हमारा क्या करता है कि नमी जो अंदर में जो नमी जाता है ना, उस नमी के प्रवाह को रोक देता है, उस नमी को जाने से उसको रोक देता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला हमारा जो सवाल है कि किसी ट्रांसफार्मर में यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग की दुगनी हो तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी, है ना। हम लोग दो टाइप के वाइंडिंग पढ़े हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें बोल रहा है कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न है वो प्राइमरी से ज़्यादा है, तो प्राइमरी में वोल्टेज क्या होगा। ज़्यादा कहने का मतलब दुगुना, है ना। ये दुगुना है, तो ये दुगुना है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो सेकेंडरी में वोल्टेज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न वहाँ ज़्यादा है, तो वोल्टेज भी हमारा सेकेंडरी में दुगुना मिलेगा, है ना। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला आप लोग जरूर ध्यान देंगे, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक वोल्टेज की दोगुना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक में होगी। धारा ट्रांसफार्मर कहने का मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर किसका टाइप्स है, तो हमारा ये है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, है ना। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का दो टाइप, करंट करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि सीटी एंड पीटी। तो सीटी एंड पीटी, तो सीटी के बारे में आप लोगों को बताए थे हम। इसमें जो क्या होता है, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग कहने का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। तो इसमें क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर के हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वहाँ पतला वायर भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यही अगर पूछेगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना, यहाँ धारा के जगह पे अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देगा तो वहाँ पे सेकेंडरी में अगर जाएंगे तो वहाँ नंबर ऑफ टर्न कम होगा। लेकिन करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये पतले गेज का अधिक चक्कर होता है, यानी हमारा तार वहाँ जो होता है पतला होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा तार है पतला है तो नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा होगा, अगर तार मोटा होगा तो नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये होता है कम पोटेंशियल में, ज़्यादा होता है किसमें, ये करंट ट्रांसफार्मर में। एक बार आप लोगों से थोड़ा सा कुछ जानना चाहेंगे कि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए या फिर आगे बढ़ें। नो सर। नो सर। एनी प्रॉब्लम, नहीं कोई सर। दिक्कत है तो बोलिए आप लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी दुख हो जाता है यार कि मात्र 20, 22, 25 लड़का, ये सब क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत नहीं होता यार, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मान लीजिए कि सुनिए भाई ना सर। उतना ही हेलो। मेहनत हो रहा है। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। 2 दिन पहले एक क्वेश्चन आया था कि सेकेंडरी वाइंडिंग को जब दुगना करते हैं हाँ
दुगना करते हैं और प्राथमिक बाइंडिंग को जो है उसको आधा कर देते हैं तो दुगना हो जाता है। अब अभी भी बता रहे हैं कि दुगना हो जाता है, इसमें 1:2 में फिर भी दुगना हो जाएगा। कहाँ पे? 18 क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर भी यार सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है प्राइमरी से, दो गुना है तो जाहिर सी बात है कि हमारा सेकेंडरी में क्या होगा, वोल्टेज भी दुगुना मिलेगा। इतना जल्दी भूल गए? इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आप उस दिन बोले थे कि इसको टर्न क्या बोले वायरिंग थे? को कर रहे हैं दुगना और इसको कर रहे हैं प्राथमिक में जो है तो जितना है उसका आधा कर देते हैं। अरे यार तो बोले थे कि दुगना हो जाता है। वो क्वेश्चन कुछ और था, आप क्यों नहीं गौर कर रहे हैं? वहां पे हमारा क्वेश्चन क्या था, याद है कुछ? वहां पे प्राइमरी का जो वोल्टेज था उसको भी हम लोग हाफ करते थे और सेकेंडरी में क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्न को इधर उधर करते थे। वहां पे कुछ दूसरा लॉजिक था, यहाँ पे बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल कि हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न जो है उससे ज्यादा, उससे दो गुना है किस में, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो वहां पे हमारा वोल्टेज उससे डबल मिलेगा, यानी कि दो गुना मिलेगा, प्राइमरी से दो गुना मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यही क्वेश्चन तो था सर वहां पर भी। नहीं यार, वो क्वेश्चन दूसरा आंसर था, यही था कि वो दुगना फिर इसे आएगा। कर रहे हैं सर, तो जैसे दुगना इसको सेकेंडरी को कर रहे हैं ना तो प्राथमिक को उसका आधा कर दे रहे थे, इसमें सिर्फ दुगना कर रहे हैं। हाँ तो आधा कर रहे थे, तो वही तो हम भी बता रहे हैं बाबू। तो फिर तो दोनों में दुगना कैसे हो जाएगा, वही तो कंफ्यूज हो रहे हैं हम। कंफ्यूजन बेकार के हो रहे हैं ना आप, वो क्वेश्चन कुछ और था, माइंड अभी को आप गलत बोले ना गलत बैठाएंगे तो क्या होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला हमारा जो सवाल है कि किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाई जा सकती है, जो कि कुछ इजी क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट इसको स्किप आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमारा स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। स्टेप अप और स्टेप डाउन दो टाइप के हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो स्टेप अप जो होता है हमारा वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज के मान को घटाता है ना। अब यहाँ पे आता है कि मतलब किस चीज को, चलिए उस पर तो डिस्कस हुआ ही था, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर देना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर में हम लोग दो ही चीज ही घटा बढ़ा सकते हैं, क्या, करंट और वोल्टेज, है ना। करंट और वोल्टेज को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फिक्स होता है, पावर जो होता है वो भी फिक्स होता है। पावर को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, है ना, पावर को ट्रांसफर करते हैं। तो इस पे आप लोगों को अच्छी तरह से मैंने बताया भी था। आगे बढ़ते हैं कि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ बनते हैं। ठीक है, तो कोर प्रकार के हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें सिर्फ एक चुंबकीय पथ होता है, और एक बताए थे कोर टाइप, सेल टाइप। सेल टाइप में क्या होता है, दो, है ना, चुंबकीय पाथ यानी मैग्नेटिक रास्ता जो हमारा होता है वो कितना होता है दो सेल टाइप में। और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पाथ की जो संख्या होती है वो अनेक होता है ना। तो ये सब याद रखना है पॉइंट्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला हमारा जो सवाल है कि गली को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये जितने भी हम लोग गली वली आप लोग देखते हैं गांव घर में, या फिर इधर जाइएगा शहरी क्षेत्र में, ठीक है, तो जो भी हमारा जो गली वली होता है उसको प्रकाशित करने के लिए हम लोग किस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा होता है कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। एक होता है कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, है ना, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर होगा जिसमें क्या होगा कि ये कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर होता है। थोड़ी सी आवाज आ रही है, और ऋतिक कुमार हैं शायद, ऋतिक कुमार अनम्यूट हैं। ऋतिक कुमार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ऋतिक कुमार?
ऋतिक कुमार, ऋतिक कुमार, ऋतिक कुमार नहीं सुन पा रहे हैं? एक मिनट। चलिए ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि जब किसी एम्पलीफायर की तुलना की जाती है तो ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता है। जैसा कि इस पे हम लोग चर्चा भी किए थे कि देखिए हमारा एम्पलीफायर जो होता है उसके माध्यम से हम लोग आउटपुट में, है ना, एम्पलीफायर के माध्यम से आउटपुट में पावर को बढ़ा करके ले सकते हैं, है ना, या घटा करके भी ले सकते हैं। एम्पलीफायर के माध्यम से आउटपुट में पावर को घटा बढ़ा करके ले सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर में जाएंगे और ट्रांसफार्मर के माध्यम से चाहेंगे कि हम आउटपुट में पावर को घटा बढ़ा के ले लें तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया था कि ये ट्रांसफार्मर में जितना हम लोग देंगे ये पावर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, चेंज नहीं करता है, परिवर्तित नहीं करता है, ट्रांसफर करता है बस, है ना। तो इसके माध्यम से हम लोग आउटपुट में पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में तुलना किया जाए ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर में, तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो आउटपुट में पावर को नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है। अगला सवाल है कि जब किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की द्वितीयक की तुलना की जाती है तो प्राइमरी में क्या होगी। क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर जो है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी कि वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा, है ना। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और इसका जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का तुलना किया जाता है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग की तुलना की जाती है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग दोनों से अगर तुलना करते हैं तो हमारा प्राइमरी में क्या हो सकता है। ठीक है। तो प्राइमरी में हमारा देखिए निम्न वोल्टेज होगा और उच्च धारा होगा, है ना, निम्न वोल्टेज और उच्च धारा। क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो हमारा सेकेंडरी में जो है नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन वो अगर प्राइमरी में देखेंगे उसके तुलना में तो हमारा वोल्टेज निम्न होगा। क्योंकि सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्राइमरी में करंट क्या होगा, कम होगा, है ना। सॉरी, हमारा अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो वहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा और करंट कम होगा। लेकिन उससे तुलना अगर करते हैं प्राइमरी से तो प्राइमरी में हमारा वोल्टेज के मान कम होगा और यहाँ पे करंट के मान ज़्यादा होगा, यानी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्राइमरी में हमारा निम्न वोल्टेज होगा और उच्च धारा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है हमारा कि जब दो ट्रांसफार्मर समानांतर क्रम में प्रचलित हो रहा है तो वह किस आधार पर लोड की भागीदारी करेंगे। ठीक है। तो समानांतर में क्यों हम लोग ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो ये जो लोड का जो शेयर करता है ना, लोड का जो भागीदारी करता है, तो ये प्रति इकाई इम्पीडेंस के आधार पर, ये एक वर्ड है जिसको आप लोगों को मैंने बोला था कि इसको याद रखना है। ये प्रति इकाई इम्पीडेंस के आधार पर, है ना, ट्रांसफार्मर अपना लोड का जो है भागीदारी करता है। क्यों करते हैं, एक ट्रांसफार्मर के पैरेलल में दूसरा ट्रांसफार्मर को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, है ना। चलिए अगला हमारा सवाल है कि जब वाट मीटर को सीटी और पीटी के साथ इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक वाट मीटर है जिसको कि सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर और पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दोनों